अच्छी और सच्ची खबरों में सबसे पहले बात धीरेन्द्र शास्त्री की एकता पद यात्रा की, जो धीरे धीरे अब अपने पड़ाव की तरफ बढ़ रही है। आज इस यात्रा का 7वां दिन है, जिसकी शुरुआत झांसी के घुघसी गांव से हुई और हर रोज की तरह आज भी इस पद यात्रा में हजारों की संख्या में लोग पहुंचे, जो देश के अलग अलग शहरों से आए हैं। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री की अगुवाई में ये पदयात्रा चल रही है, जिसका मकसद समाज में फैले जात पात, भेदभाव और छुआछूत को मिटाना है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की पदयात्रा का 7वां दिन है, लेकिन आज भी इस यात्रा में शामिल लोगों का वही जोश और उत्साह नजर आ रहा है, जैसा यात्रा के पहले दिन नजर आया था। कोई हनुमान ध्वजा लेकर भजनों पर झूम रहा है और कोई धीरेन्द्र शास्त्री की तस्वीर लेकर मगन है। ये तस्वीरें आज सुबह की है, जब 7वें दिन ये यात्रा यूपी के झांसी जिले के घुघसी गांव से अपने अगले पड़ाव की तरफ बढ़ी। इस दौरान पदयात्रा में शामिल लोगों का उत्साह देखते ही बना। यात्रा में शामिल ये लोग देश के अलग अलग शहरों से आए हैं, जो धीरेन्द्र शास्त्री के मकसद को पूरा करने के लिए उनके साथ कदम से कदम मिलाकर लगातार चल रहे हैं। घुघसी से शुरू होकर के ये यात्रा अब निवाड़ी की ओर बढ़ गई है। हमारे साथ तमाम वो लोग मौजूद हैं जो 7वें दिन भी पूरे जोश खरोश के साथ इस यात्रा में न केवल शामिल हो रहे हैं, बल्कि नाच गाते हुए ये अपने आगे का सफर तय कर रहे हैं। ये तमाम लोग आपको दिख जाएंगे जो सुबह सुबह घुघसी से रवाना हो रहे हैं निवाड़ी के लिए, और नाचते गाते ये तमाम लोग जो है आपको दिख जाएंगे किस तरीके से जो है ये सभी लोग आगे बढ़ रहे हैं। और ये तस्वीरें बता रही है कि कैसे 7वें दिन भी इनका जोश जो है वो बरकरार है, बना हुआ है। बागेश्वर धाम से शुरू हुई ये पदयात्रा अपने 7 दिनों के अब तक के सफर में जहां से भी गुजरी, उसका जोरदार स्वागत देखने को मिला। किसी ने बुलडोजर से फूल बरसाए और किसी ने यात्रा में शामिल लोगों की राह में फूल बिछा दिए। पदयात्रा को मिल रहे इस समर्थन से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी उत्साहित हैं और वो मान रहे हैं अपने जिस मकसद के लिए पदयात्रा पर निकले हैं, उसमें उन्हें सफलता जरूर मिलेगी। नृत्य कर रहे हैं, रास्ते में जो लोग मिले उनके साथ झूमते गाते हुए बाबा चल रहे हो। ये तस्वीरें देखिए, अद्भुत तस्वीरें इस हिंदू एकता ये पदयात्रा की। और 7वें दिन भी लग नहीं रहा है देख करके कि 7 दिन हो गए गुरुजी, आपको या फिर जनता को देख के तो लग नहीं रहा। 7 दिन हो गए चलते हुए, लगातार 100 किलोमीटर से ज्यादा चल लिया आप लोग जी। मंजिल अभी दूर है। 7वें दिन इस जनसमूह को देख के आपको क्या लग रहा है कि जो संकल्प आपने लिया है वो कितना पूरा होने वाला है, कब तक पूरा हो पाएगा? पूरा हुआ, कुछ रह गया, वो पूरा करेंगे। समाज से जात पात, भेदभाव और छुआछूत मिटाने के मकसद से निकाली जा रही इस यात्रा को आम लोगों का ही नहीं, बल्कि खास लोगों का भी समर्थन मिल रहा है। नेता से लेकर अभिनेता तक और साधु संतों से लेकर लोक कलाकार तक यात्रा में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। ये फूल बिछा के स्वागत किया, पूरी देखिए पूरा आगे तक फूल बिछाए गए हैं इस यात्रा में, और इस यात्रा का स्वागत किया जा रहा है। तो ये यात्रा फिलहाल नौरा गांव की तरफ बढ़ रही है। और देखिए छतों पे, आप देखिए सामने घर की छत जो है वहां पे भी आपको दिख जाएंगे जो लोग खड़े हुए हैं। वो तमाम लोग जो है बस वो इस इंतजार में है कि बागेश्वर धाम के जो पीठाधीश्वर है, देखो छोटी छोटी बच्चियां हैं अपने हाथों में फूल लेके खड़ी हुई हैं। ये देखिए पैर में इनके चोट भी लगी हुई है, पट्टी बंधा के ये चल रहे हैं, लेकिन चल रहे हैं, रुक नहीं रहे हैं। तो ये तस्वीरें हैं और ये जो संकल्प धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने लिया, उस संकल्प के साथ किस गंभीरता से ये तमाम लोग जुड़े हुए हैं, इसका अंदाजा इन्हें देख करके लगाया जा सकता है कि कैसे करीब 100 किलोमीटर से ज्यादा चलने के बावजूद ये लोग बिना थके बिना रुके अब ओरछा की ओर लगातार बढ़ते जा रहे हैं। चूंकि सशरीर भी हमें महाराज जी का जो यात्रा है इसको समर्थन देना है,
और ये यात्रा इस समय विश्व के सनातनियों की सबसे बड़ी यात्रा हो गई है, जिसमें सिर्फ प्रेम बांटा जा रहा है, जिसमें सिर्फ एकता की बात हो रही है। किसी से कोई नफरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सनातन की जय है। 160 किलोमीटर की इस पदयात्रा का आधे से अधिक हिस्सा पूरा हो चुका है और अब ये अपने अंतिम पड़ाव की तरफ बढ़ रही है। 29 नवंबर को ओरछा में रामराज मंदिर पर इस पदयात्रा का समापन होगा, जहां यात्रा के स्वागत के लिए बड़े पैमाने पर तैयारी चल रही है। उम्मीद जताई जा रही है कि अंतिम दिन पदयात्रा में शामिल लोगों की ये संख्या हजारों में नहीं बल्कि लाखों में हो सकती है। झांसी से रवीश पाल सिंह, गुड न्यूज टुडे। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे पोल्यूशन की। दिल्ली और एनसीआर के शहरों के एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि AQI लेवल में भले ही कमी देखने को मिल रही हो, लेकिन अभी भी दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद जैसे शहरों की हवा सांस लेने लायक नहीं है। ये हम नहीं बल्कि CPCB यानी कि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के आंकड़े कह रहे हैं। और इसके बावजूद नोएडा में पोल्यूशन के इस संकट से निपटने के लिए केंद्र से मिले पैसों का पूरा इस्तेमाल नहीं हो रहा है। और यह चौंकाने वाली जानकारी एक RTI के जरिए सामने आई है। इस रिपोर्ट में देखिए। प्रदूषण से निपटने के लिए जिन मशीनों का इस्तेमाल इन दिनों जोर शोर से होना चाहिए, वो नोएडा के सेक्टर 94 में मौजूद इस कमांड कंट्रोल सेंटर में धूल फाक रही है। ये उस शहर की हकीकत है जहां आज सुबह भी AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स का लेवल 300 से ज्यादा रिकॉर्ड किया गया। ये आंकड़ा CPCB यानी सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का है, जिसके मुताबिक अभी भी नोएडा की हवा बेहद खराब श्रेणी में दर्ज की जा रही है। बावजूद इसके आरोप है कि करोड़ों की इस मैकेनिकल स्वैपिंग मशीन और एंटी स्मोक गन का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। नोएडा अथॉरिटी को 3 साल में केंद्र सरकार से लगभग 30 करोड़ रुपए मिले ताकि वो नोएडा में हो रहे पोल्यूशन से निपट सके, लेकिन इस 30 करोड़ में से उन्होंने 3 सालों में सिर्फ 3 करोड़ रुपए का इस्तेमाल किया है। और वो भी ऐसी गाड़ियां खरीदी गई, स्वीपिंग मशीन वाली गाड़ियां, जो कि जब सड़क पर चलती हैं तो बिना धूल उड़े सफाई हो जाए सड़कों की, ऐसी मशीन वाली गाड़ियां खरीदी गई। लेकिन आप देखिए कि ये गाड़ियां भी खड़े खड़े धूल फाक रही हैं। इस गाड़ी की हालत आप देखिए, और हालत देखकर ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये आखिरी बार सड़क पर कब निकली होगी। 30 करोड़ में से जो 3 करोड़ रुपए खर्च किए गए, उसमें ऐसी स्वीपिंग मशीन वाली गाड़ियां और एंटी स्मोक गन मंगाई गई थी। इसकी क्या हालत है दिखाया मैंने आपको। आप देखिए एक और यहाँ पर ये एंटी स्मोक गन पड़ी हुई है, ये भी इस्तेमाल नहीं हो रही है। इसकी हालत आप देख सकते हैं। और इसकी भी खरीद की गई थी। 30 करोड़ में जो 3 करोड़ रुपए खर्च हुए, वो खर्चा ये स्वीपिंग मशीन वाली गाड़ियां और इस तरह से एंटी स्मोक गन को खरीदने में किया गया। लेकिन आप देखिए कि ये भी पूरी तरह से कबाड़ पड़ी हुई है। और ये मशीन आप देखिए बिल्कुल देखने में नई लग रही है। अभी तक जो इसकी पैकिंग है, वो पैकिंग पन्नी भी हटी नहीं है। RTI से मिली जानकारी के मुताबिक नोएडा अथॉरिटी को प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई के लिए बीते 3 सालों में केंद्र सरकार से 30 करोड़ 89 लाख रुपए मिले हैं। इस रकम से नोएडा अथॉरिटी ने साल 2023-24 में सिर्फ 1 करोड़ 43 लाख रुपए का इस्तेमाल किया, जबकि साल 2024-25 में अब तक सिर्फ 2 करोड़ 1 लाख रुपए ही खर्च हुए हैं। यानी कुल मिलाकर सिर्फ 3 करोड़ 44 लाख रुपए ही नोएडा अथॉरिटी बीते 3 सालों में खर्च कर पाई है, वो भी इस मैकेनिकल स्वैपिंग मशीन और एंटी स्मोक गन को खरीदने पर। मगर ये मशीनें कमांड कंट्रोल सेंटर में पड़े पड़े कबाड़ में तब्दील होती जा रही हैं। आप जानते हैं कि नोएडा जो है देश और दुनिया के बहुत पोल्यूटेड सिटीज में आता है, तो हम लगातार इस बारे में रिक्वेस्ट भी करते हैं, शिकायत करते हैं कि भाई इस पे काम करिए, इफेक्टिव स्टेप्स नहीं उठाए जाते। तो केंद्र सरकार कहती है कि भाई हम तो राज्यों को पैसा दे रहे हैं, और इफेक्ट भी है, स्टेट्स को पैसा दे रहे हैं, 1500 से 2000 करोड़ हर साल का दे रहे हैं। तो हमने देखा कि पता करें नोएडा को कितना पैसा मिल रहा है। तो हमने RTI लगाई तो देखकर हैरान रहे कितना पैसा मिला है और खर्च कितना हो रहा है। और उसमें भी
कल न्यूज़पेपर्स में भी चला, आज भी आया कि उसमें भी ऐसी मशीनें खरीदी गई हैं जो चल नहीं रही हैं, पिछले 1-1.5 साल से ऑफिस में खड़ी हैं। एंटी स्मोक गन है, वो 360 डिग्री में घूमती नहीं है। वाटर स्प्रिंकलर भी हम देखेंगे तो आप टैंकर्स देखेंगे पुराने डीजल वाले चलते हैं। नोएडा अथॉरिटी का ये हाल तब है जब देश की सबसे बड़ी अदालत प्रदूषण के मुद्दे पर केंद्र और राज्य सरकारों को लगातार सख्त कदम उठाने के लिए बोल रही है। मगर प्रदूषण के मुद्दे पर नोएडा अथॉरिटी का रवैया क्या है, इसकी तस्दीक ये तस्वीरें कर रही हैं। जो इफेक्टिव स्टेप्स उठाए जाने चाहिए अभी भी नहीं हो रहे हैं और पैसे की कोई कमी नहीं है। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने अक्टूबर में मुझे बताया था कि उन्होंने तकरीबन 8 करोड़ का जुर्माना लगाया है। रिकवरी कितनी ही अथॉरिटी के पास है? अथॉरिटी पहले बता चुकी है, पिछले साल की 8 करोड़ रुपए तो उनके पास ही आ चुका है पोल्यूशन पे फाइन लगाकर। तो पैसे की कोई कमी नहीं है, पैसा सही से यूज नहीं हो रहा और टाइम पे यूज नहीं हो रहा है। हालांकि इस सिलसिले में जब गुड न्यूज टुडे ने नोएडा अथॉरिटी के अधिकारियों से बात की तो एक अधिकारी ने बताया कि इससे संबंधित अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए गए हैं ताकि केंद्र से मिले फंड का सही इस्तेमाल जल्द से जल्द किया जाए। हमने जब इस बारे में अधिकारियों से बात करने की कोशिश की तो एक अधिकारी ने हमसे फोन पर बात की और बताया कि उन्होंने अब इससे संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जल्द से जल्द जो पैसा आया है, 30 करोड़ रुपए की जो रकम आई है, उसे पोल्यूशन से निपटने के काम में लगाया जाए, उसकी कार्य योजना तैयार किया जाए। हालांकि उन्होंने बातों बातों में ये भी बताया कि पहले भी कुछ काम के लिए टेंडर निकाले गए थे, लेकिन उस टेंडर में बहुत ज्यादा एप्लीकेंट नहीं आए थे। अगर एक ही एप्लीकेंट आता है तो उस टेंडर को आगे बढ़ाया नहीं जा सकता और इसके काम में भी ऐसा हुआ था। लेकिन जब हमने पूछा कि जो 3 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, उससे जो स्वीपिंग मशीन आई है, उससे जो एंटी स्मॉग गन आया है, उसका इस्तेमाल क्यों नहीं हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि वो इसकी जांच करवाएंगे। लेकिन जो मुख्य बात उन्होंने ये कही कि जल्द से जल्द वो कोशिश कर रहे हैं कि इस पैसे का इस्तेमाल किया जाए ताकि प्रदूषण कम हो सके। हालांकि अब जागे तो क्या जागे जब दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण अपने पीक पर पहुंच चुका है। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज टुडे, नोएडा। आगे बढ़ते बात जम्मू संभाग की, जहां पर एनएसजी यानी कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड से जुड़ी एक स्पेशल टास्क फोर्स की तैनाती का फैसला किया गया है, जिसका मकसद जम्मू शहर में भी किसी तरह के इमरजेंसी हालात या फिर आतंकी हमले के दौरान तत्काल ऑपरेशन करने के लिए पहुंचना है। अनुच्छेद 370 को हटे 5 साल हो चुके हैं, लेकिन सीमा पार बैठे आतंकी संगठनों के हौसले अब भी बुलंद हैं और रह रहकर घुसपैठ में वो कामयाब हो रहे हैं। अब जम्मू रीजन को अशांत करने में जुटे हैं, जबकि कश्मीर की तुलना में जम्मू रीजन को हाल के कुछ महीनों तक शांत माना जाता रहा है। इस साल जम्मू, कठुआ, उधमपुर, किश्तवाड़, डोडा, रियासी, राजौरी और पुंछ जिलों में सुरक्षा बलों को निशाना बनाते हुए कई आतंकी हमलों को अंजाम दिया गया है, जिनमें कई जवानों को अपनी शहादत देनी पड़ी है। हालांकि सेना और केंद्रीय सुरक्षा बल की जवाबी कार्रवाई में कई आतंकी भी मारे गए। अक्टूबर महीने की बात करें तो अखनूर के खौर सेक्टर में 3 पाकिस्तानी आतंकियों को सेना ने मार गिराया है, जो जम्मू में बड़े हमले की साजिश कर रहे थे। लेकिन सेना की सतर्कता की वजह से उनकी आतंकी साजिश विफल हो गई और इन्हीं आतंकी घटनाओं से सबक लेते हुए जम्मू रीजन में एनएसजी कमांडोज की तैनाती का फैसला किया गया है। जम्मू कश्मीर के जम्मू रीजन में पिछले कुछ दिनों से लगातार आतंकवादी घटनाएं बढ़ी हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार की तरफ से बड़ा कदम बढ़ाया गया है। केंद्र सरकार एनएसजी की स्पेशल टास्क फोर्स जो टीम है उसको जम्मू रीजन में तैनात करने जा रही है। गृह मंत्रालय सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जम्मू रीजन में एनएसजी की ये टीम रहेगी, जो कि बंधक बनाने या फिर हाईजैक करने की स्थिति में वहां से आतंकवादियों से निपटा जा सके। इस तरीके के कदम इसलिए बढ़ाए जा रहे हैं क्योंकि पिछले कुछ दिनों में लगातार ये देखा गया है कि जम्मू रीजन का चाहे पुंछ, राजौरी, किश्तवाड़ या फिर अन्य तमाम इलाके हों, वहां पर आतंकवादी घटनाएं बढ़ी हैं। इसके साथ साथ अगर शहरी इलाकों में किसी भी तरीके से बंधक बनाने की कोशिश आतंकवादियों की तरफ से किया जाता है तो उससे निपटने के लिए एनएसजी के कमांडो काफी महारत हासिल कर चुके हैं और उनके पास खास तरीके की ट्रेनिंग होती है। यानी कि रूम इंटरवेंशन करने का जिस तरीके की ट्रेनिंग एनएसजी के पास मौजूद है, वैसे किसी फोर्स यानी जो स्पेशल फोर्सेज हैं उनके पास नहीं है। इस वजह से गृह मंत्रालय सूत्र जानकारी दे रहे हैं कि इन तमाम इलाकों में एनएसजी की टीमें तैनात
तैनात रहेंगी। मकसद ये होगा कि अगर शहरी इलाके में किसी भी तरीके से बंधक या हॉस्टेज करने की सिचुएशन पैदा होती है तो उस दौरान एनएसजी के कमांडो वहां पर ऑपरेशन कर सकें। इसके साथ ही जानकारी ये भी है कि श्रीनगर रीजन में पहले से ही एक छोटा सा वहां पर हब बनाया गया है और वहां एनएसजी के कमांडो पहले से ही तैनात हैं। जम्मू रीजन में भी ये खाली पड़ा हुआ था, इसलिए इस इलाके में एनएसजी के खास कमांडोज जो तैयार किए गए हैं, वेल ट्रेन्ड कमांडोज हैं, इनको वहां पर तैनात किया जा रहा है और मकसद ये है कि इन तमाम इलाकों में बढ़ रही आतंकवादी घटनाओं पर लगाम लगाना। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के पराक्रम की कहानियों की वजह से उनकी गिनती देश के बेहतरीन कमांडो फोर्सेस में होती है। पिछले 40 साल में ऐसे कई मौके आए हैं जब उन्होंने कई आतंकी घटनाओं को नाकाम कर दिया है। नग से लेकर शिख तक काले रंग की पोशाक में ढके एनएसजी कमांडोज का पूरा शरीर अत्याधुनिक हथियारों और गोला बारूद से लैस होता है। एनएसजी को 16 अक्टूबर 1984 में बनाया गया था ताकि देश में होने वाली आतंकी गतिविधियों से निपटा जा सके। केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत एनएसजी काम करती है। एनएसजी कमांडोज का काम वीआईपी सिक्योरिटी को संभालने के अलावा आतंकी गतिविधियों को भी नाकाम करना होता है। आतंकियों को मौत के घाट उतारने से लेकर हॉस्टेज की स्थिति को संभालने की जिम्मेदारी एनएसजी कमांडोज की ही होती है। एनएसजी का कमांडो बनने के लिए कोई सीधी भर्ती नहीं होती, बल्कि इस एलीट फोर्स की ट्रेनिंग के लिए भारतीय सेना और अर्धसैनिक बलों के स्पेशल जवानों को चुना जाता है। 14 महीने की बेहद कड़ी ट्रेनिंग के बाद ही जवानों की एनएसजी कमांडो के तौर पर तैनाती होती है, जिन पर वीआईपी सिक्योरिटी, आतंकी गतिविधियों के अलावा हाईजैकिंग को नाकाम करने और बम का पता लगाने जैसी बेहद जटिल जिम्मेदारी होती है। इस वक्त एनएसजी कमांडो की संख्या करीब 10,000 से ज्यादा पहुंच चुकी है। आतंकियों से निपटने और उनके ऑपरेशन के लिए ब्लैक कैट कमांडोज को आधुनिक हथियारों और तकनीकों से लैस किया गया है। एनएसजी के पास अमेरिका, इजराइल, जर्मनी, बुल्गारिया, कनाडा और इटली सहित कई देशों के आधुनिक हथियार हैं। साथ में भारत में बने हुए हथियारों और ड्रोन का इस्तेमाल ये एलीट फोर्स इस समय कर रही है। सरकार एनएसजी की आधुनिकता के लिए हर साल करीब 1300 करोड़ रुपए खर्च करती है। एनएसजी कमांडोज के पास ग्लॉक 17 पिस्टल, सिग एसजी 551 असॉल्ट राइफल, ब्रेटा एआर असॉल्ट राइफल, फ्रांची एसपीएस 15 शॉटगन, M249 लाइट मशीन गन जैसे आधुनिक हथियार हैं। इसके अलावा एनएसजी के पास ब्लैक हॉर्टन नैनो मिलिट्री ड्रोन और एक आत्मघाती हमला करने वाला कामिकेज ड्रोन भी रहता है। एनएसजी कमांडोज को जरूरत पड़ने पर तुरंत भारतीय वायुसेना का ट्रांसपोर्ट विमान भी मिलता है और इसके अलावा इनके पास अपने बख्तरबंद वाहन और टेक्टिकल लैडर ट्रक भी होते हैं। मौजूदा समय में देश के 6 शहरों में एनएसजी हब मौजूद हैं, जिनमें अयोध्या, कोलकाता, मुंबई, अहमदाबाद, चेन्नई और हैदराबाद शामिल हैं। और इन शहरों में मौजूद एनएसजी हब कमांड सेंटर की तरह काम करते हैं, जो अपने अपने रीजन्स में होने वाली आतंकी गतिविधियों पर नजर रखते हैं। इसके अलावा आतंकी हमले की सूरत में तत्काल कार्रवाई को लेकर रणनीति बनाने की जिम्मेदारी भी इन्हीं एनएसजी हब पर होती है। आतंकी हमले से जुड़ी परिस्थिति पैदा होने पर वो बिना वक्त गवाए मौके पर अपने कमांडोज भी भेजते हैं। और अब आपको लिए चलते गोवा, जहां 55वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव चल रहा है। यहां पर दुनिया भर की फिल्मों का मेला लगा हुआ है। 20 नवंबर से शुरू हुए इस फेस्टिवल में 200 से ज्यादा फिल्में दिखाई जाएंगी। 28 नवंबर तक चलने वाले इस फिल्म महोत्सव में कई फिल्मकारों के लिए बड़ा मंच भी है, क्योंकि एक से बढ़कर एक नौजवान फिल्मों के जरिए कुछ बड़ा कर जाते हैं। गोवा में चल रहा है भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव। हर समाज, हर भाषा की फिल्मों को दर्शकों तक पहुंचाने का बड़ा जरिया है और ये सिलसिला पिछले 55 सालों से बदस्तूर जारी है। इस महोत्सव में छोटी बड़ी सभी फिल्मों को मौका मिलता है। मुझे इफी आके बहुत अच्छा लग रहा है। इट्स अ वंडरफुल प्लेटफॉर्म एंड काफी पुराना है ना, 55th यानी 55 साल हो गए हैं और इट्स अ ब्यूटीफुल फेस्टिवल एंड आई एम
very happy that I think this is for the first time any of my films has been shown in IFFI. फिल्म जब खुली किताब की स्टार कास्ट ने फिल्म और गोवा में हो रहे फिल्म महोत्सव को लेकर अपना नजरिया शेयर किया। पंकज कपूर ने कहा कि ये मंच युवाओं के लिए एक अच्छा मौका है। बड़ी मुबारकबाद है और बड़ी खुशी की बात है कि यंगस्टर्स जो हैं वो यहाँ पे आए हैं। उनके लिए ये शायद पहला मौका है, तो इस मौके का पूरा फायदा उठाएं, पूरी एक्साइटमेंट दिखाएं। बहुत कुछ सीखने को है, दुनिया से फिल्में आई हैं यहाँ पे, उनको देखें और जानें कि किस तरह का काम दुनिया भर में हो रहा है और उससे प्रोत्साहित होकर, एक्साइट होके, इंस्पायर होके आगे की जिंदगी में जो काम करना चाहते हैं वो करें। आई थिंक जब आपकी फिल्म एक ऐसे प्रेस्टिजियस फिल्म फेस्टिवल पे आती है, आपको हमेशा खुशी ही होती है। एंड स्पेशली जब उस फिल्म में पंकज कपूर सर हो, डिम्पल कपाड़िया मैम हो, एंड इट इज डायरेक्टेड बाय सौरभ शुक्ला, वन ऑफ द फाइनेस्ट आर्टिस्ट ऑफ अ कंट्री। सो टचवुड रियली लुकिंग फॉरवर्ड। देखिए, बहुत कम देश ऐसे हैं जो अपने प्रगति के साथ साथ फिल्म्स को जोड़ते हैं। जो देश ऐसा कर रहे हैं, दे आर मोर इवॉल्व्ड, दे आर डूइंग बेटर ऑन एवरी फ्रंट। और अगर हमारा देश भी फिल्मों को इस तरीके से इतना प्यार और इतनी इज्जत और इतना इम्पोर्टेंस देते हुए चल रहा है, I think the young filmmakers, the young actors definitely have beautiful stories to tell, and if the government is supporting them, nothing like it. Feel amazing, बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है मैं वापस घर आई हूँ। एंड इफी का ये मेरा पहला एवर रेड कार्पेट है, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि जब खुली किताब इतने दिग्गज कलाकारों के साथ काम करने का मौका मिला और आज हम सब ये फिल्म पहली बार देख रहे हैं। फिल्म महोत्सव के बैनर तले 208 फिल्में दिखाई जाएंगी। इनमें 145 फीचर फिल्म, 23 मध्यम अवधि की फिल्म, 30 लघु फिल्म होंगी। इनमें NFDC की ओर से और उसके सहयोग से निर्मित 12 फिल्में भी शामिल हैं। NFDC के सहयोग से पुरानी फिल्मों को फिर से बनाया गया है। इनमें 10 रिस्टार्ट क्लासिक फिल्में शामिल हैं। सिनेमा के लिए जुनून अगर देखना है तो गोवा में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल अच्छा डेस्टिनेशन साबित हो सकता है, जहां फिल्मकारों की धैर्य, मेहनत और ईमानदारी की यात्रा का दर्शन होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती है। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।